हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 2 के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों, उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जिसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और उसके बाद देखेंगे इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ता और उनकी स्थिति के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे हाई कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। संविधान में इसे जगह कहां दी गई है? भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक। आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा जो सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1862 में। ज्यादातर पूछता है कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वह आपके 1866 में की गई थी। तो उसे भी हम लोग आज देख लेंगे। देखिए, सर्वप्रथम 1862 में, और जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वह कौन सी थी? चौथा हाई कोर्ट था हमारा। तो दूसरा पॉइंट बना के क्या लिखेंगे? चौथा उच्च न्यायालय। इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद में। कब? 1866 में, 1866 में किया गया था। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कितने हमारे उच्च न्यायालय हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है 2019 में, 2019 में जो जुड़ा है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जोड़ा गया है, उसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख लेंगे 25वां। ये एग्जाम में पूछ सकता है। 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। कहां है यह? अमरावती में। कहां पर? अमरावती में। ठीक। तो इस तरह से वर्तमान में हम लोगों ने इसकी स्थिति देख ली। अब बात करेंगे कि जो हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप लोग बोलते हैं, उनमें क्या है? देखिए, उनमें भी हाई कोर्ट है, लेकिन एक दूसरे से क्या है? वो संलग्न है। लेकिन आपका दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अलग से हाई कोर्ट है, और यहां कब से है? 1966 से यहां पर अलग हाई कोर्ट दिया गया। बात करेंगे किसके बारे में? यूटी के बारे में। यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली में अलग है, अलग हाई कोर्ट। कब से? 1966 से। अभी आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर से क्या हुआ? हमारे धारा 370 हटी, तो वहां क्या हुआ कि 2 यूनियन टेरिटरी निकल के आए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया 2019 से। तो क्या है कि वहां पर भी एक हाई कोर्ट है, बट वो जो हाई कोर्ट है वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का है। दिल्ली एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जिसका हाई कोर्ट अलग से दिया गया है। ठीक। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो संरचना और नियुक्ति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके जो न्यायाधीश हैं कैसे हैं, कितनी संख्या, सब चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। संरचना के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? देखिए, हाई कोर्ट में कोई निश्चित न्यायाधीशों की संख्या नहीं है। इसे क्या करते हैं कि इसे टाइम टाइम से चेंज करते रहते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। तो क्या लिखेंगे? कोई निश्चित संख्या नहीं। किसकी? यहां के जजों की, यहां के न्यायाधीशों की। राष्ट्रपति समय समय पर
क्या करते हैं, निर्धारित करते रहते हैं। ठीक, समय समय पर निर्धारित करते रहते हैं। अब बात करेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 217 के तहत यही लिख लेते हैं, छोटा सा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 के तहत इसमें क्या होता है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन हमारे सीजेआई से क्या करके परामर्श पर, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। पॉइंट निकल के क्या आया, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक, तो हम लोगों ने नियुक्ति भी उनकी देख ली। अब बात करेंगे योग्यता के बारे में। आइए बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोग नोट डाउन करेंगे। वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग क्या किया करिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाइए। वीडियो पहले लास्ट तक देखिए, चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। आइए योग्यता के बारे में बात करते हैं। इनकी जो योग्यता है वह भारत के नागरिक हों, कम से कम 10 वर्ष तक उन्हें न्यायिक कार्यों का अनुभव हो, और किसी हाई कोर्ट में उन्हें 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, अधिवक्ता के पद पर रहना चाहिए। 3 पॉइंट निकल के आता है, उसे हम लोग लिख लेंगे। न्यायिक कार्यों का अनुभव हो, कितना, कम से कम 10 वर्ष का। ठीक, और किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता के पद पर रहे हो। तो यह क्या हो सकते हैं कि हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है इनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। 219 शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 219 के तहत इन्हें जो शपथ दिलाएंगे वह कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे, या राज्यपाल की अगर उपस्थिति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता है। तो फैक्ट क्या निकल के आया, शपथ राज्यपाल के समक्ष लेंगे, अन्यथा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किससे, सीजेआई से क्या करके परामर्श लेके। लेकिन इनकी जो क्या है शपथ है, ये शपथ राज्यपाल के समक्ष लेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब बात करेंगे, शपथ भी हम लोग इन्हें दिला दिए, तो अब इन्हें वेतन भत्ता भी चाहिए। वेतन भत्ता, ये हमारा 219 था तो 221। 2018 में सबका वेतन बढ़ा था। ठीक, तो 2018 में क्या था, 2018 तक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन था वह कितना था हमारा, 90,000। ठीक, 90,000 से बढ़ा के कितना किया गया है अब, 2,50,000। 2018 में 90,000 से बढ़ाकर 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है मुख्य न्यायाधीश का वेतन। और 2018 में ही जो ये किसका है, मुख्य न्यायाधीश का, सॉरी मैंने आगे नहीं लिखा, मुख्य न्यायाधीश का। ठीक, और 2018 में तक 2018 तक जो अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना था हमारा, 80,000। लेकिन अब कितना किया गया है, 2,28,000 रुपए, मतलब 2.28 लाख रुपए प्रति माह। यह किनका है, अन्य न्यायाधीशों का। ठीक, तो इस तरह से इनके वेतन और भत्ता के बारे में भी बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे कार्यकाल के बारे में। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, जैसे ही मैं चीजें लिखूं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आप लोग नोट्स अपना
अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। आइए देखेंगे क्या कार्यकाल के बारे में। इनका जो कार्यकाल है संविधान में कुछ निश्चित नहीं किया गया है कि यह इतने वर्ष तक कार्य करेंगे, लेकिन इनमें एक क्या की गई है, पाबंदी लगाई गई है, बाउंडेशन लगाई गई है कि अगर इनकी उम्र 62 ईयर हो जाती है या 62 साल के हो जाते हैं, 62 साल की उम्र के अगर हो गए तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कार्यकाल। कोई निश्चित नहीं, मतलब कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। 62 वर्ष अधिकतम उम्र। अगर इनकी उम्र 62 साल हो जाती है तो इन्हें पद से हटा दिया जा सकता है, या फिर यह क्या कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, त्याग पत्र दे के हट सकते हैं। और त्याग पत्र के बाद इनकी बात कौन सी आती है कि संसद में सिफारिश करके, संसद द्वारा सिफारिश, संसद द्वारा सिफारिश करने पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाएंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, पद से हटा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जैसे सीजीआई के बारे में हम लोग बात किए थे कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन यह क्या होगा कि यह उनके प्रसाद पर्यंत या उनकी दया पर अपने पद पर नहीं रहते। ठीक, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, 62 साल की उम्र तक हटाए जा सकते हैं। एक दो प्रावधान है, जैसे कि अगर इनकी एज 62 साल हो जाती है तो ये पद से हट जाएंगे, या फिर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर क्या होता है कि संसद में बहुमत पारित करके, प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटा दिया जा सकता है। क्या करेगी संसद कि संसद प्रस्ताव पारित करेगी और राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी कि आप इन्हें पद से हटा दीजिए। बहुमत पारित होता है संसद में तो इन्हें पद से राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे। तो हम लोग बात की कार्यकाल के बारे में। बात आती है पद को हटाना। राष्ट्रपति प्रस्ताव में, संसद में प्रस्ताव पारित होने पर ही इन्हें हटा सकते हैं। ठीक, इसके लिए दो आधार दिए गए हैं। अगर पहला आधार, दूसरा आधार, संसद द्वारा प्रस्ताव सिफारिश की जाए और राष्ट्रपति इन्हें हटाएं, उसके लिए क्या है, दो आधार है। वह आधार कौन सा है, वह चीज होना चाहिए सिद्ध कदाचार और अक्षमता। सिद्ध कदाचार और अक्षमता, अगर यह गुण है तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर इन दोनों में ये योग्य नहीं है, इनकी क्षमता नहीं, अगर ये अपने कार्य के प्रति अक्षम है, क्षमता नहीं है इनकी वहां कार्य करने की, और सिद्ध कदाचार अर्थात यह कोई क्या करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें थी, आप लोग नोट डाउन करिए। अब बात आती है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ठीक, इसे नोट डाउन करिए आप लोग, फिर मैं बात करता हूं आगे कि इनका ट्रांसफर कैसे होता है। स्थानांतरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, और स्थानांतरण के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है 222, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर। ये अनुच्छेद हमारा कौन सा है, 222 अनुच्छेद 222 के तहत इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान क्या है कि मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक उच्च न्यायालय से इन्हें दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन करेंगे, ये पूछता है हमेशा। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श पर राष्ट्रपति, आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। सीजेआई की परामर्श पर राष्ट्रपति एक न्यायालय से दूसरे में इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसफर के बारे में यह बात थी। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि इसमें कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे कौन कौन से कार्यकारी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे। तो यहां भी 3 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। कार्यकारी, मुख्य न्यायाधीश। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, न्यायाधीशों का प्रकार। तो
तो इसमें जो पहले न्यायाधीश होंगे हमारे कौन से होंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है कौन सा है? 223 223। ठीक, इसमें क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उसी हाई कोर्ट के, मतलब एक हाई कोर्ट के किसी जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं उसी हाई कोर्ट में। न कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरी हाई कोर्ट है और उसमें कोई मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करना है तो वह दूसरी हाई कोर्ट से लाएं, ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी सारे अन्य न्यायाधीश होते हैं हर कोर्ट में। ठीक, तो उसमें जो अन्य न्यायाधीश है उन्हें कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए कार्यकारी बनाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? राष्ट्रपति। यही पूछता है कि राज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति, तो नहीं, राष्ट्रपति महोदय करते। इसके लिए दो प्रावधान है। अगर उनकी पद की रिक्तता हो, या वो अनुपस्थित हो, या अपने कार्यों को वह क्या नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्य उन्हें दिया गया है उसे पूरी तरह से वह निभा नहीं पा रहे हैं अपने कर्तव्यों को। 3 स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि वहां के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए बात करते हैं, कौन करेंगे? राष्ट्रपति उसी, देखिए मैं पूरी अपनी लैंग्वेज लिखता हूं एज ए स्टूडेंट, ठीक, जैसे कि आप लोग सही से लिख के और याद कर सके। राष्ट्रपति उसी हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट मतलब किसकी? जिसके बारे में बात हो रही, उसी हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को उसमें, मतलब इस हाई कोर्ट में अल्पकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। किस स्थिति में? इसके लिए 3 कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी हम लोगों ने अभी बात की? पहला, पद की रिक्तता। पद की रिक्तता हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी। यही सेम कंडीशन थी किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने की। पद की रिक्तता का मतलब यह है कि इन्हें पद से हटा दिया गया है, तुरंत किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो कोर्ट का कार्यभार तो चलेगा ही, वह रुकेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कुछ समय के लिए नियुक्त कर देंगे, जब तक कि नया न्यायाधीश की नियुक्ति ना हो जाए। दूसरी बात आती है कौन सी? अस्थायी रूप से अगर वह अनुपस्थित हो गए हैं। अस्थायी मतलब बिना बताए या कुछ समय, ज्यादा समय के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। कौन? मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब। या फिर तीसरी कंडीशन है कार्य के निर्वहन में अक्षम है वो, मतलब कार्य का निर्वहन सही तरीके से अपने कर्तव्यों का वह नहीं कर पा रहे हैं। कार्य निर्वहन में अक्षमता, अगर वह अपने कार्य का निर्वहन करने में अक्षम है तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है और नए न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है कार्यकारी के रूप में। तो यह कार्यकारी हो गए 223 के तहत। अब बात आती है अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश। आइए देखते हैं, बहुत इजी है, मतलब एकदम हलवा टाइप का है। अगर आप लोग इससे कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे चैप्टर में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से काफी सारी चीजें मैच कर रही हैं यहाँ, ठीक, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 2 पार्ट में है लेकिन वीडियो अच्छे हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव है, कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं हूं, इसीलिए मैं 2 पार्ट में लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है मैंने देखा काफी सारे ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं और वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यूपीएससी के सिलेबस को भी साथ में लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बता दे रहा हूं, यूपीएससी तो महासागर है, लेकिन जो जो चीजें हमें लगती हैं कि हम पूछ सकती हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से, मैं वो चीजें
हमेशा बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। आप लोग एमसीक्यू जरूर सॉल्व किया करिए। मैं जो चैप्टर पढ़ाऊं उसके तुरंत बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाइए। अगर आप लोग चैप्टर को देखते हैं और यह क्लियर होता है और अपने से कोशिश करिए एमसीक्यू बनाने की। अगर आप लोगों ने अपने से एमसीक्यू बनाना सीख लिया तो आप लोग मान लीजिए कि आपकी 50% से ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक, तो इस तरह से अपने आप की जो क्षमता है उसे आंकना चाहिए कि हम एमसीक्यू बना ले रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। बात करेंगे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जो 224 के तहत है। अतिरिक्त न्यायाधीश, इसके लिए अनुच्छेद 224 यह हमारे दूसरे न्यायाधीश है। ठीक, अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब यहां है राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर, राष्ट्रपति महोदय अस्थायी तौर पर सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ठीक, राष्ट्रपति महोदय अस्थायी तौर पर सिर्फ 2 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें एक न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, अर्थात जो योग्यता न्यायाधीश बनने के लिए होती है वह योग्यता उसके अंदर है, जैसे कि उसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यों का क्या हो, अनुभव हो, वह 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या होगा, एडवोकेट रह चुका हो, जिसे अधिवक्ता बोलते हैं। तो अगर वह योग्य है बनने के लिए क्या, न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति उसे 2 वर्ष के लिए न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक, आइए यही देखते हैं। राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कैसे, अस्थायी तौर पर, मतलब यह स्थायी नहीं होते, अस्थायी तौर पर 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से ज्यादा ये नहीं बनाए जा सकते। 2 वर्ष के लिए क्यों बनाए जाते हैं वो कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। अतिरिक्त भार बढ़ने पर ये बनाए जाते हैं। 2 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति को, राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर 2 वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश या जज जिसे बोलते हैं न्यायाधीश बना सकते हैं, लेकिन अगर वह योग्यता रखता है, न्यायाधीश, अगर वह न्यायाधीश की योग्यता रखता है, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष के लिए आपका क्या, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उसे नियुक्त कर सकते हैं। यह नियुक्ति कैसे होती है, अगर अचानक से कामकाज बढ़ गया हो, कोर्ट का कामकाज अचानक से बढ़ गया हो, जितने जज हैं उसके पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, अतिरिक्त न्यायाधीश लाया जा सकता है। अतिरिक्त के नाम से ही मतलब है कि अतिरिक्त भार बढ़ जाए कोर्ट में, तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। फैक्ट लिख लीजिए वरना आप लोग भूल जाएंगे। अतिरिक्त भार बढ़ने पर, किस पर, कोर्ट पर अतिरिक्त भार बढ़ जाए, अर्थात अतिरिक्त मामले आ जाए, ढेर सारे जो जज हैं वह उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय कर देंगे। बात करते हैं हम लोग सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तीसरा। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश है इनकी स्थिति कहां है, ये 224 है, 224A के तहत। देखिए इस पर क्या होगा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो, और जिस जज को वो नियुक्त कर रहे हैं, जिस न्यायाधीश को, ऐसा न्यायाधीश जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ है, रिटायर हो चुका है, उसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहते हैं। और उसकी नियुक्ति कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, जो हमारे न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी मंजूरी हो और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लें कि मैं इन्हें न्यायाधीश के तौर पर कुछ दिन के लिए नियुक्त करना चाहता हूं, और जिसे नियुक्त करना चाहते हैं
वो भी अपनी मंजूरी दे देंगे, हाँ मैं कार्य कर सकता हूं, तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, इनकी नियुक्ति सारी की जा सकती है। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और सेवा निवृत्त, मतलब जो रिटायर हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मंजूरी से। ठीक है, यह क्या कर सकते हैं, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश क्या है, यहां लिख लीजिए, आप लोग ना भूल जाएंगे। करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेंगे, इसके लिए दो प्रावधान है कि उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिनकी वह नियुक्ति कर रहे हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, मंजूरी जरूर होनी चाहिए, कि वह भी राजी हों। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई भी न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है उसे हम ला के क्या करेंगे, यहाँ पे नियुक्त कर देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यह अल्पकाल के लिए नियुक्त होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमेशा के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी न्यायाधीशों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। आइए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्वतंत्रता कहाँ कहाँ दी गई है। अब आप लोग जिसे कहते हैं ना कि कोर्ट की क्या अहमियत होती है, क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या उसकी योग्यता होती है, कोर्ट क्या क्या कर सकता है, वह हम लोग देखेंगे इसमें, क्या उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। आइए, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, किन किन चीजों में उच्च न्यायालय को स्वतंत्र किया गया है, कि मतलब यहां अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। बात करेंगे कार्य की सुरक्षा। यह जो कार्य करेगा, हमारा उच्च न्यायालय जो कार्य करेगा, इसकी पूरी सुरक्षा होती है, किसके तहत, इसी के तहत कि अपने कार्यों का स्वयं निर्वहन करेगा, किसी को नहीं दे सकता। ठीक, बात आती है निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें, मैं एक काम करता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, यह मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेंस में यहां से क्वेश्चन 70% उम्मीद है कि बन सकती है, 90% या 100% कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वहां क्या है, यूपीएससी है, कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा किसी को कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जहां तक लगता है प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह देख के कि हमारे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्वतंत्रता क्या है, यह सारे क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकते हैं यूपीएससी में, और आपकी स्टेट पीसीएस में भी यह क्वेश्चन बन सकता है रिटन एग्जाम में। ठीक, तो इसे आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिएगा और बढ़िया तरीके से याद करिएगा। मैं तो कहूंगा कि आप लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक से भी एक बार इसे देख लीजिएगा। तीसरी बात करेंगे वेतन और भत्ता। वेतन भत्ता सब जानते हैं कि संसद द्वारा निर्धारित होता है समय समय पर। ठीक, इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय मतलब जो न्यायाधीशों का वेतन, वेतन भत्ता, पेंशन, कार्यालयीन खर्च सब भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। इनका वेतन भत्ता, पेंशन, कार्यालयीन खर्च जो भी चीजें होती हैं सब संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन राज्य के संचित निधि पर नहीं। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की संचित निधि पर क्या होती हैं, भारित होती हैं। बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 211 अनुच्छेद के तहत क्या बात की गई है कि हमारे न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायाधीश जो निर्णय देंगे उस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों के कार्य
कोई चर्चा नहीं। ठीक, किसके तहत कहा गया है? अनुच्छेद 211 के तहत। ये यहां से क्या हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव बन चुका है। किसमें? यूपीएससी में मैंने यह क्वेश्चन देखा है। आई थिंक ये 2013 या 14 का पेपर था, उसमें यहां से क्वेश्चन बना था कि न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती है, यह प्रावधान किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। ठीक, तो ये आप लोग क्या करिएगा, इसे लोग ध्यान नहीं देते, छोटी चीज है बट ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग जो जो चीजें मैं बताता हूं एकदम पूरा भी कंसंट्रेट होकर चीजें लिखा करिए आप लोग। क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें बताता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड बताता हूं, कोई भी फालतू चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना मेरा ध्येय नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम आप लोगों का रुक सकता है। तो सही तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। बात करेंगे अब इसके आगे, वो क्या है, सेवानिवृत्ति अगर इनकी होती है, अगर यह रिटायर होते हैं तो वकालत पर इनके क्या है, प्रतिषेध लगाया गया है कि यह रिटायर होकर न्यायाधीश के पद से या किसी भी कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करें, लिख लेंगे, सेवा निवृत्ति या रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। वकालत पर रोक मतलब यह किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्य नहीं कर सकते। अगर क्या किया, ये न्यायाधीश के पद से रिटायर, तो आप लोग खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में यह प्रावधान दिया गया है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक होगी उनके। अगर एक बात बताइए आप लोग, कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक बार न्यायाधीश रह चुका है और वह रिटायर होगा, तो रिटायर होने के बाद क्या वह कभी किसी भी कोर्ट में जाके क्या करेगा, कभी अधिवक्ता के पद पर रह सकता है? कभी नहीं रहेगा। क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट पर भी बात आ सकती है। इसीलिए क्या है कि संविधान ने यह प्रावधान कर दिया है। संविधान ने प्रावधान किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां से रिटायर होता है न्यायाधीश के पद से, तो वह किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद हो गई अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यह भी हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति, मतलब अगर हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, उसकी क्या होती है, अवमानना होती है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, तो वह उसे दंडित करने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। ठीक, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश को अपमानित करे तो वह क्या कर सकता है कि उस पर वह दंड का प्रावधान कर सकता है। यह संविधान ने उसे क्या दी है, हैसियत दी है, उसे यहाँ अधिकार दिया है। ठीक, यह चीजें हो गई। और एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, इसे हम लोग रेड पेन से लिखेंगे कि यह हमेशा कार्यपालिका से पृथक रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट हमेशा कार्यपालिका से पृथक होता है, सेम उसी तरीके से हमारा उच्च न्यायालय भी, हमारा हाई कोर्ट भी आपके कार्यपालिका से हमेशा पृथक होता है। कार्यपालिका में क्या होता है, नेता लोग होते हैं, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है आपकी। तो अगर उसका प्रभाव न्यायालय पर पड़ेगा तो जो हमारे मुकदमे होंगे, इसमें जो वाद होंगे, पूरी तरह से अच्छी तरीके से निर्णय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसे कार्यपालिका से पृथक रखा गया है कि कार्यपालिका पर इसका कोई कार्यभार नहीं चल सकता, ना कोई प्रेशर चल सकता है। वरना क्या होगा कि जो भी निर्णय देना होगा, हमारे नेता महोदय या मंत्री लोग वहां बैठे हैं, हाई कोर्ट के जज पे हाथ रखेंगे कि भैया ऐसा करो कि यह निर्णय इस पक्ष में दे दो। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। तो उस हिसाब से इसे अलग रखा गया जिससे किसी का प्रेशर न हो और पूर्णतः स्वतंत्र न्याय किया जाए यहाँ। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने उच्च न्यायालय का पार्ट 1 आज देखा, जिसमें हम लोगों ने इसकी बेसिक चीजें देखी। आज के लिए बस इतना ही। कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।